किया और बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह से जब हजरत पीर मुरादिया ने अपनी गिरफ्तारी की वजह जाननी चाहिए तो बादशाह ने उन्हें ये सारा मामला बताया। हजरत पीर मुरादिया ने पूरा वाकया सुनने के बाद अपनी छोटी उंगली काटी और खून के 3-4 कतरे किले की शुमाली दीवार में मिला दिए और कहा कि अब ये दीवार नहीं गिरेगी। पीर मुरादिया ये कहकर वहां से चले गए और किले की शुमाली दीवार उसके बाद वाकई न गिरी। जिसके बाद बादशाह ने सोचा कि एक मुसलमान की छोटी उंगली के चंद खून के कतरों के बाइस अगर दीवार खड़ी हो गई है तो अगर इसी मुसलमान का सर कलम कर कर किले की दहलीज में दफना दिया जाए तो किला तो शायद क़यामत तक न गिरेगा। बादशाह ने हजरत पीर मुरादिया को दोबारा गिरफ्तार किया और उनका सर कलम करके उनको शहीद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त सर्वाफियत से होंगे और ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सियालकोट की मुकम्मल तारीख, सियालकोट के हर हिस्टोरिकल प्लेस, हर जगह की वीडियो बनाएंगे। और सियालकोट की तारीख की बात की जाए और पीर मुराद अली शाह की बात ना की जाए ये तो बजा ना होगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सियालकोट किला के ऊपर और आज किला का ब्लॉग तो मैं बना चुका हूँ, लेकिन किला की तारीख में बहुत अहम किरदार पीर मुराद अली शाह साहब का है, क्योंकि इनका सर कलम किया गया था किला की दीवार को खड़ा करने के लिए। पीर मुराद अली शाह साहब के क्या मुकम्मल तारीख है, किस तरह और क्यों इनका सर कलम किया गया सियालकोट किला की दीवार को खड़ा करने के लिए, पहले आप लोग वो सीन देख लीजिए। उसके बाद 757 हिजरी में जब सियालकोट के जालिम राजा सल ने अपने किला की तामीर का काम शुरू करवाया तो उसे एक मसले का सामना बार बार करना पड़ता। वो ये कि जब किला की शुमाली दीवार तमीर करवाई जाती तो किला की शुमाली दीवार सारा दिन लगाकर तमीर होती और रात को खुद बहुत मस्मार हो जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा तो राजा ने तंग आकर नजूमियों, ज्योतिषों और पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि वजह दरियाफ़्त कीजिए कि किले की दीवार खुद बहुत कैसे मस्मार हो जाती है। नजूमियों, ज्योतिषों और पंडितों ने अपने इल्म से हिसाब लगाया और राजा से कहा कि जब तक किले की शुमाली दीवार में किसी मुसलमान आलिम का खून ना मिला दिया जाए उस वक्त तक ये दीवार खड़ी ना हो पाएगी। बादशाह ने पूछा कि मुसलमान, कैसा मुसलमान? तो नजूमियों, पंडितों और ज्योतिषों ने अपने इल्म से बताया कि एक ऐसा मुसलमान जो कि आपको सियालकोट के तारीखी नाला अहद पर वज़ू करता मिलेगा और इसकी निशानी ये होगी कि जब वो वज़ू करने लगेगा तो नाला अहद का ठंडा पानी नीम गर्म हो जाएगा और जब वो वज़ू कर उठ जाएगा तो पानी दोबारा से ठंडा हो जाएगा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ऐसे मुसलमान की तलाश की जाए। ये मुसलमान और कोई नहीं हज़रत पीर मुरादिया ही थे। हज़रत पीर मुरादिया में मामूल नाला एक पर वज़ू फरमा रहे थे और वहाँ पर पहरा देने वाले लश्कर ने ये चीज़ जानी कि पानी इनके वज़ू करने के साथ ही जैसे ही इन्होंने वज़ू करने का आगाज़ किया वैसे ही नीम गर्म हो गया और जैसे ही इन्होंने वज़ू कर लिया उसी के साथ पानी ठंडा हो गया। उन्होंने हज़रत पीर मुरादिया को गिरफ़्तार किया और बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह से जब हज़रत पीर मुरादिया ने अपनी गिरफ़्तारी की वजह जाननी चाहिए तो बादशाह ने उन्हें ये सारा मामला बताया। हज़रत पीर मुरादिया ने पूरा वाक़या सुनने के बाद अपनी छोटी उंगली काटी और खून के 3-4 कतरे किले की शुमाली दीवार में मिला दिए और कहा कि अब ये दीवार नहीं गिरेगी। पीर मुरादिया ये कहकर वहाँ से चले गए और किले की शुमाली दीवार उसके बाद वाकई न गिरी। जिसके बाद बादशाह ने सोचा कि एक मुसलमान की छोटी उंगली के चंद खून के कतरों के बाइस अगर दीवार खड़ी हो गई है तो अगर इसी मुसलमान का सर कलम कर कर किले की दहलीज में दफना दिया जाए तो किला तो शायद क़यामत तक न गिरेगा। बादशाह ने हज़रत पीर मुरादिया को दोबारा गिरफ़्तार किया और उनका सर कलम करके उनको शहीद कर दिया। जब हज़रत पीर मुरादिया की वालिदा माई रास्ती को इस जुल्म के बारे में पता चला तो माई रास्ती मलिक शाह वली सरकार के पास हाजिर हुई। मलिक शाह वली का दरबार आज सियालकोट उगोकी में वाक़या है। मलिक शाह वली सरकार को जब बादशाह के जुल्म की इंतहा बताई तो मलिक शाह वली सरकार ने माई रास्ती से फरमाया कि आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाइए और वहाँ जाकर हज़रत इमाम अली अल हक को बादशाह के जुल्म के बारे में बताइए। माई रास्ती ने फरमाया कि मैं इस उम्र में किस तरह से अकेले हिजरत कर सकती हूँ। जिस पर हज़रत मलिक शाह वली सरकार ने इनसे कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए।
جب مائی راستی نے اپنی آنکھیں بند کر کھولیں تو آنکھیں بند سیالکوٹ میں کی، جبکہ آنکھیں کھلی تو مدینہ منورہ میں حضرت امام علی الحق کے سامنے موجود تھیں۔ حضرت امام علی الحق سے انہوں نے بادشاہ کی ظلم اور بربریت کی شکایت کی تو حضرت امام علی الحق نے فوری طور پر اپنا لشکر تیار کیا اور سیالکوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ بادشاہ کو حضرت امام علی الحق کے بارے میں جب پتہ چلا تو وہ اپنا لشکر لے کر سیالکوٹ نالہ ایک کے پاس پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 روز تک جنگ چلی، جس کے بیچ بادشاہ کے بہت سارے سپاہی جبکہ حضرت امام علی الحق کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے اور نالہ ایک کا پانی خون کی شکل اختیار کر گیا۔ بادشاہ کے جب بہت زیادہ سپاہی مارے گئے تو بادشاہ کو اپنی شکست نظر آنے لگی، بادشاہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس طرح حضرت امام علی الحق نے سیالکوٹ کو فتح کیا اور بادشاہ کا پیچھا کرنے لگے۔ بادشاہ ڈر کر اپنے محل میں آ کر چھپ گیا۔ حضرت امام علی الحق کے بھانجے حضرت سرخ رو نے آ کر سیالکوٹ کا قلعہ فتح کیا اور ظالم بادشاہ کو واصل جہنم کیا۔ دوستو، یہ وہی جنگ تھی جس میں حضرت امام علی الحق نے بھی شہادت کا جام پیا۔ حضرت امام علی الحق کا دربار سیالکوٹ امام صاحب کے مقام پر بنایا گیا، جبکہ حضرت پیر سرخ رو کا دربار سیالکوٹ قلعہ میں گورنمنٹ کالج کی جنوب کی جانب تعمیر کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ پورا قصہ جو میں نے آپ کو سنایا، یہ قصہ حضرت پیر مرادیہ کے دربار میں اندر لکھا گیا ہے۔ سو گائز، یہ تھی ساری تاریخ حضرت پیر مرادیہ کی، سیالکوٹ قلعہ کی تاریخ کی اگر بات کی جائے اور حضرت پیر مرادیہ کی بات نہ کی جاتی تو یہ چیز بجا نہ ہوتی۔ سیالکوٹ قلعہ کا بلاگ میں آلریڈی بنا چکا ہوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ لوگ جا کر ڈسکرپشن کے بیچ میں لنک دے دوں گا، وہ بلاگ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت پیر مرادیہ کے ساتھ جو قبر موجود ہے وہ مائی راستی یعنی کہ ان کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ بلاگ کیسا لگا آپ لوگوں نے کمنٹس بار میں کمنٹ کر لازمی بتانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دینا ہے، میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر دینا ہے تاکہ میرے لیے آنے والے تمام بلاگس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں۔ نیکسٹ بلاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔